वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज विजन आईएएस की। ठीक है, ये टेस्ट होने वाला है ज्योग्राफी का। ठीक है, इस बेसिस पे हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर टाइप के पीवाईक्यू बनाए गए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बिना देर करते हुए ऐसे टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर डेली अपडेट पाना चाहते हैं ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के करंट सेगमेंट को लेते हुए और साथ साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सूडान वायरस रोग, सूडान वायरस डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 हमें कथन दिए गए हैं, हमें उनमें से चूज करना है कि इनमें से कितने सही हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी अब इस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है। पहला क्या है? सूडान वायरस और इबोला वायरस एक ही परिवार से संबंधित है। अगर देखा जाए तो ये दोनों, ये जो कथन है ये सही है। अब दूसरा क्या है, इसके बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन बता दें तो सूडान वायरस रोग जो है एक विषाणु जनित रक्तस्रावी ज्वर रोग है, मतलब इसमें बुखार वगैरह आ सकता है। ठीक है, रक्तस्रावी मतलब रक्त का स्राव भी होता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें ज्वर भी होता है, मतलब बुखार यानी फीवर भी हो सकता है। विषाणु जनित रोग है, यह भी उसी वायरस परिवार से संबंधित है जिससे कि इबोला वायरस रोग संबंधित है। यह सूडान विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। यह एक गंभीर रोग है और इसके कारण होने वाली मृत्यु दर जो है वो अत्यधिक हाई रेट पे है। ठीक है, यह सामान्य तौर पर गैर विशिष्ट लक्षण जैसे पेट में दर्द, भूख न लगना, थकान, अस्वस्थता, मांसपेशी दर्द या गले में खराश टाइप से इन सब चीज़ों के साथ बुखार की समस्याएं देती है। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा देखेंगे, सूडान वायरस डिजीज एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम से, ठीक है, वायरस युक्त बूंदे और सूक्ष्म कणों को हवा में छोड़ने के कारण फैलता है। ठीक है, अगर इसके बारे में देखें तो ये गलत है। ये क्या है? संक्रमण के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। जो सूडान वायरस डिजीज है ये संक्रमण के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अब इसके बारे में अगर एलिमिनेट करें, आप देखें तो व्यक्ति से व्यक्ति में इसका संक्रमण जो है वो रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ है, जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गया। ठीक है, इंजेक्शन या फिर किसिंग, इन सब माध्यमों से जो लिक्विड के थ्रू आउट बॉडी में जाते हैं इनके द्वारा इनका जो है प्रवाह होता है, न कि वायरस का जो प्रवाह है बूंद या फिर सूक्ष्म कणों को हवा में छोड़ने के कारण फैलता है। ये संक्रमण क्या है? डायरेक्ट, मतलब जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं उनसे ये संक्रमण फैलता है। तीसरा है, सूडान वायरस डिजीज के लिए कोई प्रभावी एंटीवायरल दवा और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस रोग के कारण इसके मामलों में, मतलब आप ध्यान दीजिए कि 115 दिन में 142 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, साथ ही संपर्क में आए लोगों पर संभावित टीके जो हैं वो किसी खुराक का उपयोग की जाने से पहले इस रोग की जो होने वाली मौत की दर थी वो कितनी थी? 39% थी। ठीक है, 39%। तो इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से है, कितने सही हैं, तो इसमें मात्र 2 सही है। अगर आप इसे प्रॉपर एलिमिनेट कर दें तो पहला वाला सही है, उसके बाद तीसरा वाला सही है। इसके लिए कोई भी प्रभावी एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो नहीं है। उसके अलावा भी वैक्सीन भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। ठीक है, दूसरा वाला गलत होता है क्योंकि ये सांस के माध्यम से नहीं बल्कि तरल माध्यमों से फैलता है। ठीक है, जैसे किसिंग वगैरह हो गया, इंजेक्शन हो गया, डायरेक्ट उस माध्यम से फैलता है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा है, कितने सही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, मरुस्थल और महाद्वीप के संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, मरुस्थल क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो कृषि योग्य ना होकर के साथ साथ बंजर हो। मरुस्थल 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो रेतीले हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बर्फीले हो सकते हैं। ठीक है, बर्फीले भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें नॉर्वे वगैरह का अधिकांश जो क्षेत्र है बर्फ से ढका होता है। ठीक है, आप उसे मरुभूमि कह सकते हैं। ठीक है, ये मरुभूमि का मतलब यही होता है। ठीक है, अब ऐसे संदर्भ में जैसे मरुस्थल क्या होते हैं? शीत भी हो सकते हैं, ग्रीष्म भी हो सकते हैं। मरुस्थल को डिकोड करना है हमें महाद्वीप से। अब ये है एलिमिनेशन का, ये ऑलरेडी एलिमिनेटेड हुआ है और हमें इसमें से सही सुमेलन जो है वो डिकोड करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए हम उसको देखेंगे और एक एक चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? अटाकामा मरुस्थल, उसके सामने दिया गया है अफ्रीका। तो अटाकामा मरुस्थल जो है अफ्रीका में नहीं है बल्कि कहाँ है? दक्षिण
अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में कहा है, इसका जो अधिकांश भाग है चिली में है, चिली, ठीक है, चिली क्या है, सेंटियागो के आसपास का क्षेत्र है, जबकि कुछ भाग इसका जो है वो पेरू में है, ठीक है। कहाँ पे, मतलब अगर इसके सही क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए तो क्या होगा, ये अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है और इसका अधिकांश भाग जो है चिली और पेरू के आसपास ये फैला है, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है वो गलत होगा, क्योंकि ये कहाँ है, अफ्रीका में ना होकर के दक्षिण अमेरिका में। अब दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, उसके सामने दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सही, ऑस्ट्रेलिया में लगभग आप देखेंगे तो जितने, जैसे इस टाइप की अगर मैपिंग की जाती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो सूखे मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, जो इस तरफ से जो आती है प्रशांत महासागर के, ठंडी जो महासागर की धारा होती है वो इस क्षेत्र के जो नमी होती है उसको सोख लेती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का अगर अधिकांश हिस्सा देखें तो वो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की अगर स्थिति की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की एक मैपिंग इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो इस लेवल पे ऑस्ट्रेलिया के इधर पे फैला हुआ है, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये जो है वो सही होता है, दूसरा वाला सही है। सोनोरन मरुस्थल की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है। अब इन दोनों के बारे में अगर आपको डिस्कस में बताएं, मतलब शॉर्ट में बताएं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहले ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में हम देखेंगे। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप आप ड्रॉ करते हैं तो ये इसके दक्षिणी और पश्चिमी भाग में फैला है, ठीक है। इसमें क्या है, शुष्क जलवायु के बावजूद भी यहाँ पे अनेक तरह के वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव जैसे पेरेंटी लिजर्ड होती है, स्फिनिफेक्स घास होती है, मार्सुपियल प्रजातियां, अन्य चीज़ें भी होती हैं। इस मरुस्थल में कुछ देशज ऑस्ट्रेलियाई जो हैं उस समुदाय भी रहते हैं जो बहुत हजारों वर्ष से हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी आदिम प्रजाति में के रूप में स्थित है, ठीक है। मतलब वो वर्तमान स्वरूप में अभी भी नहीं आ पाए, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया। अब हम देखेंगे सोनोरन मरुस्थल के बारे में जो है उत्तरी अमेरिका में। ध्यान दीजिएगा, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, वो भी कहाँ पे, चिली और पेरू के आसपास ये फैला हुआ है। अब सोनोरन मरुस्थल की बात करें तो यह मरुस्थल जो है उत्तर अमेरिका में स्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एरिजोना और कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, कहाँ पे, अगर इसको हम डिकोड करें अच्छे से, सोनोरन क्या है, दक्षिणी पश्चिमी जो मतलब यूएसए के एक क्षेत्र में, क्या, एरिजोना, ठीक है, एरिजोना, और कौन सा क्षेत्र, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया क्षेत्र। इसके अलावा एरिजोना कैलिफोर्निया के अलावा इसका कुछ हिस्सा मैक्सिको में भी फैला हुआ है, ठीक है। मतलब यूएसए में अगर एरिजोना और कैलिफोर्निया के अलावा इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे है, मैक्सिको में भी फैला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक घास होती है सोनोरन मरुस्थल में जिसे बोलते हैं कैक्टस, ठीक है। कैक्टस की ऊंचाई क्या करती है, 40 फुट से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है कैक्टस घास की, ये 40 फीट तक भी हो सकती है, सोनोरन मरुस्थल में है। और ये मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूएसए, मैक्सिको, इन सब चीज़ों में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। तो पहला वाला सुमेलन जो है वो गलत है, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में होगा ये। और दूसरा वाला सही है, तीसरा भी सही है। तो उसमें पूछा है कितने सही सुमेलित, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ठीक है। केवल 2 सही है इसमें। कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, और सोनोरन मरुस्थल जो है उत्तर अमेरिका के यूएसए क्षेत्र के कैलिफोर्निया, एरिजोना और साथ साथ मैक्सिको के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्षण के बारे में, ठीक है। वर्षण यानी वर्षा से संबंधित जो क्वेश्चन बने, ठीक है, उससे संबंधित है। 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से विचार करना है कौन सा या कितने सही, ठीक है। चलिए देखते हैं, एलिमिनेट करेंगे हम, डिकोड करेंगे क्वेश्चन को। पहला डिकोड करते हैं, संवहनी वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवहनी वर्षा के बारे में अगर बताया गया है तो ये कौन से क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में होती है। तो ये जो पहला वाला है ये गलत होगा, क्योंकि जो संवहनी वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं होती। ये कौन से एरियाज में होती है संवहनी वर्षा के अगर बात करें तो संवहनी वर्षा होती है विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय, या फिर कौन से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पे, विषुवतीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, न कि ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो पहला वाला गलत होगा। अगर इसके बारे में बात करें, संवहनी वर्षा के बारे में और बात करें,
तो यह जो होती है तीव्र सौर ताप के कारण हो रही है, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे सौर ताप की मात्रा अच्छी खासी होती है। ठीक है, सौर ताप की मात्रा अच्छी खासी होती है। अब सौर ताप के अगर बारे में बात करें तो पृथ्वी का जो एक्सिस है, मतलब इस हिसाब से अगर आप देखें, पृथ्वी का अगर इस हिसाब से देखें तो इसका जो 10 डिग्री के आसपास का एरिया है, ठीक है, इस पे सौरताप वर्ष भर लगभग समान मात्रा में पड़ता है। तो इस एरिया के आसपास जो संवहनी वर्षा होती है ये वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे? ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं होती। ध्रुवीय मतलब उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बारे में बोल रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं होती। कहाँ पे होती है? विषुवत या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, ये क्या करती है? ठंडी होकर जो यहाँ से वायु होती है वो हीट पाके ठंडी होकर जब ऊपर होती है तो संघनित होती है, जिससे क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होती है। यह वर्षा आमतौर पर दोपहर में होती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो होता है वो अत्यंत कम सौर विकिरण प्राप्त होता है। मतलब अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात करें तो यहाँ पे सूर्य की जो एफिशिएंसी होती है, सूर्य की किरणें, तो सूर्य काफ़ी बड़ा है, तो इसकी लगातार जो किरणें आती है वहाँ पे सीधी किरणें नहीं पहुँच पाती। मतलब कहने का मतलब पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, ठीक है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुके होने के कारण इसका जो ध्रुवीय क्षेत्र है उस पर सौर विकिरण की मात्रा तिरछी होती है, जिस कारण ये हिस्सा ठंड से, मतलब बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो संक्षेप में आप समझिए कि संवहनी वर्षा कहाँ होती है? विषुवत और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। अब दूसरा कथन हम देखेंगे, दूसरे को डिकोड करेंगे। दूसरा क्या है? पर्वतीय वर्षा जो होती है पर्वतों के कारण आर्द्रता युक्त, मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी से युक्त, ह्यूमिडिटी युक्त जो पवनें होती है, मतलब हवा होती है, उसके ऊपर उठने के कारण होती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा के बारे में अगर पर्वतीय वर्षा को बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रिलीफ रेनफॉल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर पर्वतीय वर्षा, कहीं भी अगर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड देता है रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, पर्वतीय वर्षा को इसके बारे में भी बोलते हैं। यह तब होती है जब आर्द्रता युक्त जो पवनें होती हैं पर्वत की श्रृंखला के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। अगर इस हिसाब से अगर देखें तो मान लीजिए कोई पर्वत श्रृंखला ऐसे है, ठीक है, कोई हवा जब ऐसे इस पे टकराती है तो जब धीरे धीरे यहाँ से उठती है, इस टाइप से हवा जो उठेगी, ऐसे कंडीशन में पर्वतीय वर्षा यहाँ पे होती। ठीक है, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है यह ठंडी हो जाती है और आर्द्रता संघनित होकर मेघ का, मतलब बादल का निर्माण करती है। ठीक है, बादल का निर्माण करती है जिससे वर्षा होती है। इस प्रकार की जो वर्षा होती है अधिक ऊंचाई परिवर्तन वाले क्षेत्रों में सामान्य है। जैसे भारत का जो पश्चिमी घाट है, उसके अलावा अगर वैश्विक लेवल पे बात करें तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत, मतलब इन सब क्षेत्रों में इस हिसाब की वर्षा होती है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो कथन है, दूसरा वाला कथन सही होता है। दूसरा वाला कथन जो है वो सही है, पर्वतों के कारण आर्द्रता युक्त पवनें ऊपर उठती हैं जिससे वहां पे वर्षा होती है। जबकि संवहनी वर्षा के बारे में जो कथन दिया है वो गलत है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में न होकर के कहाँ पे? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संवहनी वर्षा कहाँ पे अक्सर करके होती है? दोपहर में, क्योंकि दोपहर में सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है, इसकी इफिशियंसी जो होती है वो अधिक होती है। इस कारण इसका जो सही आंसर होगा क्या है? इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर बी होगा, केवल दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो चौथा क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस में आते ही। ठीक है, हर साल, मतलब जितने बार पीसीएस के एग्जाम होगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और यूपीएससी एग्जाम में भी इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ हम आपको बताते चलेंगे। क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 पवनों के बारे में दिया गया है, ऊपर में से कितनी जो है भूमध्य सागर के क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में हमें बताना है। अब हमें इसमें से देखना है कौन सी ठंडी पवनें हैं, कौन से रीजन में चलती हैं, कौन से क्षेत्र में चलती है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें तो सिरोको, सिरोको कहाँ है? ये ठंडी पवन नहीं है, ये क्या है? गर्म जो है। ठीक है, गर्म, शुष्क और साथ साथ ये धूल भरी पवन है। ये जब चलती है इसको, इसके साथ धूल होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे चलती है? ये सहारा मरुस्थल के आसपास चलती है। ठीक है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में ये अक्सर करके मिलती है सिरोको। और ये गर्म जो है वो अफ्रीकी, मतलब धूल भरी पवन होती है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो यह वर्ष में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह वसंत में जो इसकी आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। सामान्य तौर पर केवल कुछ दिनों तक चलती है, मतलब जो इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं चलता। बसंत ऋतु में, ठीक है,
ये कुछ दिनों तक चलता है, मतलब 1 से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता इस लेवल पे चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। सिरोको मरुस्थल के आंतरिक भाग में दक्षिण दिशा में बाहर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब जो साउथ रीजन है इस टाइप से दक्षिण दिशा की तरफ, बाहर की तरफ प्रवाहित होती है। इसी के आसपास एक और पवन चलती है जिसे नाम हो दिया गया है हरमट्टन। ठीक है, क्या? हरमट्टन। इस पवन को डॉक्टर भी बोलते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से भी बोलते हैं। अगर हरमट्टन के बारे में अगर आपको बताएं तो ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। ठीक है, क्या है? व्यापारिक पवन है। कहाँ पे चलती है? ये पश्चिमी अफ्रीका में होती है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। यह सहारा मरुस्थल के गिनी तट के आसपास से चलती है। यह शुष्क और धूल भरी पवन है। हरमट्टन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? डॉक्टर होता है। ठीक है, अब इन दोनों पवनों के बारे में हो गया। अब हम आपको बताते हैं मिस्ट्रल और बोरा के बारे में। ठीक है, हम इसमें देखेंगे मिस्ट्रल के बारे में। तो मिस्ट्रल क्या है? ये भूमध्य सागर के उत्तर से आने वाली, ये जो भूमध्य सागर में पूछा है तो भूमध्य सागर के उत्तर से आने वाली एक ठंडी पवन है। ठीक है, यह इसकी जो स्पीड होती है 40 से 80 मील प्रति घंटा के आसपास होती है। ठीक है, यह तीव्र गति से रोन घाटी में प्रवाहित होती है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा हम देखेंगे बोरा। ठीक है, बोरा के बारे में अगर बात करें, बोरा पवन, तो इसके बारे में बात है। बोरा जो है ये भी मिस्ट्रल के समान एक ठंडी पवन है। ठीक है, जैसे ये ठंडी पवन है मिस्ट्रल, वैसे ही बोरा भी ठंडी पवन है। अब इसकी जो प्रकृति है कहाँ पे है? ये उत्तर पूर्वी पवन है, मतलब जो इसका रीजन है उत्तर पूर्वी, मतलब भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र से चलती है। ठीक है, यह जो होती है यह आमतौर पर शीत ऋतु में प्रवाहित होती है। इसके अलावा जो महाद्वीपीय बात करें तो महाद्वीपीय यूरोप का जो क्षेत्रफल है, मतलब यूरोप का जो एरिया है, वायुमंडलीय दाब भूमध्य सागर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ज़्यादातर हिस्सा जो इसका है यूरोप के आसपास चलता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है? भूमध्य सागर में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन के बारे में पूछा है। तो मिस्ट्रल और बोरा है, मतलब इसमें से कितने सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। ठीक है, सिरोको कहाँ पे है? सहारा मरुस्थल के आसपास चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप टेस्ट के लिए अवेयर हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में अगर आपको संक्षेप में एक बार बता दें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही इजिली सॉल्व कर ले जाए। नॉर्मल क्या होता है? तो सबसे पहला क्या होता है, नीचे की जो लेयर होती है उसमें क्या होती है? गर्म हवा होती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है? थोड़ी ठंडी हवा होती है। और सबसे जो लास्ट एरिया होता है, मतलब ऊपर का, वो एकदम ठंडा क्षेत्र होता है, मतलब शीत क्षेत्र होता है। ठीक है, शीत के आसपास मतलब ठंडी जगह होती है। ठीक है, जो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है? गर्म हवा हमेशा लगातार ऊपर उठती रहती है, फिर ठंडी हवा आती है। ये नॉर्मल फिर इस हिसाब से चलता रहता है जो क्षेत्र होता है। ठीक है, गर्म हवा अक्सर उठती रहती है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? इसमें एक लेयर और जुड़ जाता है फॉग का। ठीक है, ये अक्सर क्या होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे एक हो गया कोल्ड एयर। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सबसे ऊपर का क्षेत्र है कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ठंडी हवा है। उसके नीचे जो है एक होती है वार्म एयर। ठीक है, जिसे बोलते हैं गर्म हवा, वार्म एयर। फिर उसके नीचे आती है कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर। फिर नीचे की इसके सतह में आ जाता है फॉग या स्मॉग। ठीक है, धुआं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है? जो ठंडी हवा होती है ये वाली क्षेत्र की, ठीक है, इस क्षेत्र की हवा, यहाँ पे क्या है? वार्म एयर है। यहाँ पे है ठंडा क्षेत्र, मतलब ऊपरी वायुमंडल का क्षेत्र। ठीक है, ये ऊपरी है, ये बीच का क्षेत्र है, ये सबसे नीचे का क्षेत्र, और ये जो लेवल है ये फॉग या स्मॉग से ढका होता है। ऐसे कंडीशन में जो कोल्ड एयर होती है ये ना ऊपर जा पाती है, ना ही फॉग के कारण नीचे आ पाती है। ठीक है, यही जो होता है ये क्या होता है? तापमान व्युत्क्रमण का क्षेत्र बनता है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में बता दें तो हम आपको सी या डब्ल्यू में लिख के कन्वर्ट करेंगे। ये होती है सी यानी कोल्ड एयर, फिर उसके नीचे होता है एक वार्म एयर, फिर होता है कोल्ड एयर, नीचे होता है स्मॉग। अब हम इसके रीजन को अलग अलग बांटते हैं, क्षेत्र को। ठीक है, ये सतह हो गया, स्मॉग जो है बेस ग्राउंड हो गया, उसके ऊपर होती है कोल्ड एयर, फिर होता है वार्म, फिर होता है कोल्ड एयर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जब व्युत्क्रमण होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, तो कोल्ड एयर जो होता है ऐसे कंडीशन में इस नीचे भी नहीं आ पाता और ना ही ऊपर जा पाता है, क्योंकि गर्म हवा ऑलरेडी ऊपर की तरफ प्रेशर करती है, यहाँ पे शीत का क्षेत्र बना रहता है। पृथ्वी के जो वायुमंडल की ऊपरी परत है वो ठंडी होती है,
यहाँ पे ऑलरेडी शीत का क्षेत्र है, W जो वार्म एयर है ऑलरेडी प्रेस करते हैं इसको, और ये इसके बीच में वार्म एयर फंसा रहता है, जिसके कारण ना ठंडी हवा ऊपर जा पाती है ना ही नीचे आ पाती है, क्योंकि सरफेस पे स्मॉग या फॉग बना रहता है। ठीक है, यही जो क्रिया होती है वो है तापमान व्युत्क्रमण यानी टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, अब इसके बारे में जो हम इतना आपको बता दिया, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है, जैसा मैंने आपको बताया, ये कोल्ड एयर, ठीक है, ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर, नीचे सरफेस। ठीक है, अब ठंडी जो वायु है क्या है, गर्म वायु के नीचे फंस जाती है। तो जो पहला वाला कथन है ये सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, यह सामान्यतः शीत ऋतु के साफ आसमान वाली रातों में देखा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये प्रायः जो होता है शीत ऋतु के आसपास जो फॉग का क्षेत्र बनता है, फॉग या स्मॉग बनता है, ऐसी कंडीशन में देखा जाता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा वाला गलत होता है। तीसरा वाला गलत क्यों होगा? तीसरा देखेंगे, यह शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है, तो ये गलत है। शहरी क्षेत्रों में ये प्रदूषकों को फैलाव को सक्षम नहीं बनाता, बल्कि उसे एक जगह सतह के निकट ही रोक के रखता है। ठीक है, ये फैलाव नहीं करता, मतलब उसको कहीं भी प्रदूषक को फैलाता नहीं, बल्कि सतह के नीचे एक जगह इसको स्टे करके रोकता है। ठीक है, इसमें पूछा है कितने सही हैं। ठीक है, अगर पूछा है कितने सही हैं, तो इसका जो सही आंसर हो, पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन जरूरी है। और साथ साथ अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो यूपीएससी की जो प्रीलिम्स है आपके लिए उतना हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि टेस्ट तो सॉल्व कराया जा रहा है और टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।